हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 11th का यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर नंबर 2। उसमें हमने पढ़ लिया था डायमेंशनल एनालिसिस। उसमें हमने पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ का हम डायमेंशन कैसे लिखते हैं, फिर डायमेंशंस का एप्लीकेशन क्या है। हमने 3 जगहों पे उसको अप्लाई किया था डायमेंशन को। पहला यूज़ किया था विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, दूसरा यूज किया था किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना, और तीसरा यूज किया था एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। आज हम उस पर कुछ क्वेश्चंस भी मैंने अपने वीडियो लेक्चर में कराए हैं। आप आलम फाउंडेशन क्लासेस टाइप करिए यूट्यूब पे तो आपको मेरे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, या आप ऐसे टाइप कर लिए यूनिट एंड मेजरमेंट बाय मोहम्मद आलम अंसारी, आपको सारे वीडियो लेक्चर उसके मिल जाएंगे। आज हम उसी में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम एक बहुत बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे। जनरली वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जनरल यूजफुल है, वो बार बार यूज होगा, इसलिए हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारा है सार्थक अंक। सार्थक अंक आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सिग्निफिकेंट नंबर। सिग्निफिकेंट नंबर, सार्थक अंक के बारे में पढ़ेंगे। अब आता है कि सार्थक अंक क्या होता है। तो सार्थक अंक मतलब किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि के मान को शुद्ध रूप से व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। तो एक बार मैं आपको परिभाषा लिख दे रहा हूं, आप उसे नोट कर लीजिए। किसी भौतिक राशि के, किसी भौतिक राशि के शुद्ध माप को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है, जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि के शुद्ध माप को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का हम प्रयोग करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? सार्थक अंक कहते हैं। अब आइए देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूं कि मान लीजिए हमने किसी तार की लंबाई हमने मेजर की और वो मिली हमें 15.6 मीटर। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि उस तार की जो लंबाई है वो 15.6 मापी गई है। यानी उस राशि के शुद्ध माप को व्यक्त करने के लिए हम इन अंकों का प्रयोग कर रहे हैं। ये जो अंक प्रयुक्त किए गए हैं इन्हीं अंकों को हम सार्थक अंक कहते हैं। चूंकि अंक काउंटेबल होगा, काउंट करके बताया जाएगा, इसलिए हम इस माप में सार्थक अंक बताना होगा। तो सार्थक अंक हम बताएंगे कि इसमें कितना होगा? 3 होगा। कोई भी जो माप ली जाती है 15.6, चूंकि ये किसी मीटर स्केल से अगर नापी गई है तो 15.6 यानी कि दशमलव के बाद वाला जो अंक है ये हमारा कहलाता है संदिग्ध अंक। संदिग्ध अंक कहलाता है। डाउटफुल डिजिट, और ये हमारे जो होते हैं ये शुद्ध अंक या निश्चित अंक होते हैं। तो जब किसी भी माप को हम जो मेजर कर रहे हैं तो उसमें जितने अंक शुद्ध रूप से लिखे जाएंगे वही उसके क्या कहलाएंगे? सार्थक अंक। सार्थक अंक में एक बात ध्यान रखें, सब संदिग्ध अंक को भी हम सार्थक अंक के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। तो सार्थक अंक क्या होता है पहले ये डिफाइन कर दिया मैंने, आप इसे नोट कर लें, फिर हम इस पे पढ़ेंगे कि कैसे सार्थक अंक ज्ञात किया जाता है। अब आइए, अब हम पढ़ेंगे सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। हमें कोई भी नंबर दे देगा और
कोई भी भौतिक राशि का माप दे देगा और हमको बताना होगा कि उसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके कुछ रूल्स होंगे। पहला नंबर ये है कि सभी अशून्य अंक नॉन जीरो डिजिट, सभी अशून्य अंक नॉन जीरो डिजिट, सभी अशून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। समझ पा रहे मैंने क्या लिखा है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। जैसे मैं लिख दूं 3, 5, 6, तो ये जो मैंने 3, 5, 6 लिख रखा है, इस 3, 5, 6 में क्या होंगे, जो सार्थक अंक होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 3। इसी तरह मैं लिख दूं 13,567, तो इसमें अगर कोई आपसे सार्थक अंक पूछे तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 5। 1, 2, 3, 4, 5। तो जितने भी अशून्य अंक होते हैं, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, उसमें सभी अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। ये बात आपको ध्यान देना है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। जैसे 23.65 में बात किया जाए तो यहाँ भी सार्थक अंक कितने हो जाएंगे मेरे पास, 4 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट हमने सीखा कि सभी अशून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। नोट हो गया होगा। दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे कि दो अशून्य अंकों के बीच, दो अशून्य अंकों के बीच, दो अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य अंक सार्थक होते हैं, सभी शून्य सार्थक होते हैं। ऐसे समझिए बात को। अगला कह रहा है कि 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने जीरो होंगे वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, सार्थक कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं 101 लिख दूं तो 101 में आप क्या पा रहे हो, 101 में आप ये देख रहे हो कि ये वाला क्या है, अशून्य अंक है। बताइए, अशून्य अंक है। ये वाला क्या है, अशून्य अंक है। ये भी अशून्य अंक है। और ये वाला क्या है, ये शून्य अंक है। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है कि दो अशून्य अंकों के बीच में, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, दिस इज नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट के बीच में कोई भी शून्य अंक अगर आता है तो उसको हम किस में लेते हैं, सार्थक अंक में। तो यहां मैं अगर आपसे सार्थक अंक पूछ लूं तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। नाउ अगर मैं इसमें आपसे सार्थक अंक पूछूं तो आपको कितने सार्थक अंक मिलेंगे, फटाक से बता दीजिए। तो यहां भी जो आपको सार्थक अंक मिलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स मिल जाए, नंबर मिल जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, नोट हो चुका होगा। ये भी नोट करते जाइए प्लीज, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, थर्ड नंबर आता है, जो थर्ड नंबर है वो ये कहता है कि अगर कोई डेसिमल नंबर है, ध्यान से समझिए, अगर कोई डेसिमल नंबर है तो उस डेसिमल नंबर में जो दशमलव के पहले आएगा तो हम लिखते हैं दशमलव संख्या में, दशमलव संख्या में दशमलव से, दशमलव के पूर्व शून्य अंक व दशमलव के पश्चात, दशमलव के पश्चात शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक है, अगर कोई दशमलव संख्या है, जैसे आप ऐसे समझें कि 0.0003 की बात कर रहा है, ठीक है, 0.003 की बात कर रहा है, तो आप देख रहे हैं कि दशमलव के पहले क्या है, शून्य, दशमलव के बाद क्या है, शून्य। तो अगर दशमलव के पहले भी 0 है और दशमलव के बाद भी 0 है तो ये सभी के सभी सार्थक अंक नहीं होंगे, सार्थक अंक नहीं होंगे। तो यहाँ पे सार्थक अंक आपको कितना मिलेगा बताइए, सार्थक अंक यहाँ पे हमको मिल जाएगा केवल 1। यहाँ पे कितना सार्थक अंक मिल जाएगा, 1। दशमलव संख्या में दशमलव के पहले अगर शून्य अंक है और दशमलव के पश्चात भी शून्य अंक है तो वे सभी शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होंगे। और एग्जांपल कर लीजिए 0.00346। आप यहां सार्थक अंक बताइए,
तो यहाँ पे सार्थक अंक में देखिए ये सभी सार्थक अंक नहीं होंगे, तो टोटल सार्थक अंक कितना हो गया, 3 हो गया। पॉज करके इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब आइए चौथे रूल की बात करते हैं। चौथा रूल ये कहता है कि किसी अशून्य अंक के बाद सभी शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं। सभी शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं। किसी अशून्य अंक के बाद सभी शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए, तो किसी अशून्य अंक के बाद सभी शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे मैं 3400 लिख दूं, ये किसी भौतिक राशि के परिमाण मेजरमेंट को नहीं शो करे, बस ऐसे ही कोई नंबर आपको लिख दे। तो इसमें अगर आपसे सार्थक अंक पूछा जाए तो यहाँ सार्थक अंक केवल हो जाएगा 2, ये सार्थक अंक में नहीं लिए जाएंगे। एक और बात आपको समझा दूं, जैसे 3000 में सार्थक अंक पूछा जाए तो यहाँ आपसे सार्थक अंक कितना हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। बट अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाए, इस इंपॉर्टेंट बात को समझिएगा कि यदि कोई माप दिया हो, यदि कोई माप दी गई हो तो सभी शून्य अंक क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। प्लीज आप पढ़ पा रहे होंगे, नहीं पढ़ पा रहे हैं मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। यदि कोई माप दी गई हो तो सभी शून्य अंक सार्थक अंक होंगे। जैसे मैं अगर आपसे 3400 मीटर की बात करूं, तब यहां से अगर आपसे सार्थक अंक पूछा जाएगा तो इसका मतलब मीटर जो है 3400 बार सम्मिलित है, यानी कि यहां सार्थक अंक हो जाएगा 4। आपसे 22 किलोमीटर पूछ दिया जाए, 220 किलोमीटर पूछ दिया जाए, तो यहाँ सार्थक अंक हो जाएगा 3। तो जब कोई माप दिया होगा तो उसमें अंतिम वाले दोनों 0, 3 0, 5 0, 10 0 सार्थक अंक हो जाएंगे। अगर कोई मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है तब वो 0 सार्थक अंक में नहीं लिए जाएंगे। पॉज करके नोट कर लीजिए। अगले रूल्स की तरफ बढ़ते हैं, 5वें नंबर की तरफ। यदि दशमलव सहित संख्या है, यदि दशमलव सहित संख्या है तो दशमलव के पश्चात सभी शून्य सार्थक अंक होंगे, जबकि दशमलव के पूर्व अशून्य अंक हो। अब मेरी बात ध्यान से समझे, यदि दशमलव सहित संख्या है तो दशमलव के पश्चात सभी शून्य अंक सार्थक अंक होंगे। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 3.002 लिख दिया जाए, तो यहाँ तो अब वैसे भी क्लियर है कि इसमें सार्थक अंक कितना होगा, इसमें सार्थक अंक कितना हो जाएगा बताइए, फटाक से 4 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूँ 3.00, तो यहाँ भी जो सार्थक अंक होगा वह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दशमलव के बाद जो शून्य अंक होगा वो सार्थक अंक हो जाएगा तब जब दशमलव के पहले कैसा अंक हो, अशून्य अंक हो। इस बात का ध्यान देना है कि दशमलव के पहले कैसा अंक होना चाहिए, अशून्य अंक होना चाहिए। यदि दशमलव के पहले अशून्य अंक है तो ये सभी शून्य सार्थक अंक हो जाएंगे, जैसा कि मैंने यहाँ भी दोनों शून्यों को क्या किया है, सार्थक अंक लिखा है। ये बात और ध्यान रखना है कि कैसी संख्या होना चाहिए, दशमलव सहित। अगर ये दशमलव रहित संख्या होती तो यहाँ सार्थक अंक केवल 1 होता, लेकिन यहाँ पे सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये सभी के सभी शून्य अंक भी क्या कहलाते हैं, शून्य अंक भी सार्थक अंक में लिए जाते हैं। पॉज करके इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ा जाए, 10 की घात का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं, मैंने लिख दिया कि 3.4 × 10⁻², और यहां आपसे पूछ लिया जाए कि आप बता दीजिए कि यहाँ पे सार्थक अंक कितने हैं, तो हम ऐसा नहीं कि इसको 100 करके फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर बता देंगे, हम इसी वैल्यू में बताएंगे। तो यहाँ पे जो मुझे सार्थक अंक मिलेगा वह कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा।
ठीक है, एक और क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे मान लीजिए 3 4 5 6 इंटू 10 टू द पावर ऐसे लिखा हुआ है 4, और यहाँ पे आपसे सार्थक अंक पूछता है, तो यहाँ भी आपसे जो सार्थक अंक मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 4। तो 10 की घात का सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दिस इज द रूल नंबर 6, नोट कर लें इसको। अगला पॉइंट 7 नंबर पे आइए, मात्रक बदलने पर सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए चेक करते हैं कि क्या ये बात सही है कि अगर हम यूनिट चेंज करेंगे तो क्या सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट नंबर चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास जो 140 किलोमीटर है, ठीक है, 140 किलोमीटर, अगर मैंने 140 किलोमीटर लिखा है तो इसका जो सिग्निफिकेंट नंबर होगा वो इसमें जो सार्थक अंक होंगे वो कितने हो जाएंगे, सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, इसमें सार्थक अंक 3 हो जाएंगे। लेकिन मैं इसी को अगर मीटर में चेंज कर दूं, 140 गुणे 10 पे घात 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 10 पे घात 3 मीटर, तो मैंने अभी कहा है कि 10 पे घात आएगा तो उसका सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सार्थक अंक में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। तो यहाँ भी जो सार्थक अंक होगा वो मेरे लिए कितना हो जाएगा 3। तो मात्रक बदलने पर, ठीक है, छोटा करने पर बड़ा करने पर सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको भी आप पॉज करके नोट कर लें, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अगले रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 8 की बात करते हैं। अगर हम जोड़ते और घटाते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर, जोड़ते या घटाते समय इसको ध्यान से पढ़िएगा। जोड़ते या घटाते समय उत्तर सदैव न्यूनतम सार्थक अंक, विदिन ब्रैकेट वाली बात समझिएगा, दशमलव के बाद, ठीक है, न्यूनतम सार्थक अंक में लिखना चाहिए, ठीक है। यदि हम जोड़ या घटा रहे हैं तो हमारा जो उत्तर आएगा वो सदैव न्यूनतम सार्थक अंक में आएगा। यही मैं 9 नंबर भी आपको बता दे रहा हूं, गुणा या भाग करते समय सदैव उत्तर न्यूनतम सार्थक अंक में लिखा जाता है, न्यूनतम सार्थक अंक में लिखा जाता है। इन दोनों बातों पर ध्यान से चर्चा करेंगे, बढ़िया से समझेंगे। जोड़ते और घटाते समय उत्तर सदैव न्यूनतम सार्थक अंक में लिखना चाहिए। चलिए देखिए, मान लीजिए हमें कह दिया कि 5.3 और 2.1 को ऐड करिए, 5.36 ऐसे कह दिया। अब इनको ऐड करना है तो हमको ये पता है कि इनका एडिशन क्या होगा, बहुत आसान है, 6 4 और ये 7.46। तो इसका आंसर अगर सार्थक अंक में कोई पूछेगा तो सार्थक अंक में हमारा आंसर ये गलत है, ठीक है। सार्थक अंक में आंसर क्या होगा, देखिए ध्यान से, जोड़ते या घटाते समय सदैव न्यूनतम सार्थक अंक में लिखना है, और वो भी दशमलव के पश्चात। यहाँ दशमलव के पश्चात कितने सार्थक अंक हैं, 2, और यहाँ कितना सार्थक अंक है, 1। तो हमारा आंसर भी दशमलव के एक ही स्थान तक होना चाहिए, ठीक है। तो ये चूंकि अभी जब राउंडिंग आप पढ़ाऊंगा तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये 6 है, इसको हटाएंगे तो ये एक इंक्रीज होगा। तो जो हमारा सार्थक अंक में उत्तर आएगा, सार्थक अंक में उत्तर, सार्थक अंक नहीं बताना है आपको, सार्थक अंक में उत्तर लिखना है। तो क्या हो जाएगा 7.5। कैसे 5 हुआ समझ में आ रहा है? जब 6 को हटाएंगे तो राउंडिंग ऑफ में ये क्या हो जाएगा, 4 की जगह 5 हो जाएगा। अब इसी तरह से घटाना भी देख लीजिए। मान लीजिए आपको दे दिया 27.34 और इसमें से 8.2 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप सब्ट्रैक्ट करिए फटाक से, क्या हो जाएगा 419, ठीक है, और यहाँ 19.14। ये आप घटा के चेक कर लीजिए। 4 3 में से 2 जाएगा 1, 17 में से 8 जाएगा, 17 में से 8 जाएगा, 9 8 17, और यहाँ पे 1 बच जाएगा शेष। अब आइए चलिए देखिए
क्या हमारा उत्तर सार्थक अंक में उत्तर क्या होगा? तो सार्थक अंक में उत्तर अगर आपसे पूछे तो आप क्या करेंगे बताइए? सार्थक अंक में उत्तर, अभी मैंने बताया कि दशमलव के न्यूनतम स्थान तक देखना है, पूरी संख्या में नहीं देखना है। हमें ऐसे नहीं चेक करना है कि इसमें 4 सार्थक अंक है, इसमें 2 सार्थक अंक है, तो उत्तर भी 2 सार्थक अंक में होगा। दशमलव के पश्चात इसमें कितने सार्थक अंक है? 2। यहाँ कितना सार्थक अंक है? 1। तो हमारा उत्तर दशमलव के पश्चात वाले में, इसको तो हम सच लिख लेंगे 19.45 से कम है, इसमें कोई इंक्रीजमेंट नहीं होगा, तो 19.1 ही हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा सार्थक अंक में 7.5। गुणा या भाग करते समय उत्तर सदैव न्यूनतम सार्थक अंक में लिखा जाता है, जैसे 1.2 इंटू 1.2। चलिए मल्टीप्लाई करिए फटाक से। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 कर लीजिए, 2 दूना 4, 2 करने 2, 1 2 2, 1 1 में 144 हो गया। अब यहाँ पे देखिए यार 2 अंक 1.44। अब हम इसका उत्तर सार्थक अंक में लिखेंगे, सार्थक अंक में उत्तर। तो 1.2 का 1.2 के साथ गुणा करेंगे तो आ रहा है 1.44, लेकिन उत्तर सार्थक अंक में लिखना है। तो अब मैंने जो लिखा है रूल उसको ध्यान दीजिए। गुणा या भाग करते समय सदैव उत्तर न्यूनतम सार्थक अंक में लिखा जाता है। न्यूनतम सार्थक अंक मतलब यहाँ अब दशमलव के बाद नहीं देखेंगे, अब पूरी संख्या में देखेंगे। कितने सार्थक अंक है? 2। यहाँ भी कितने सार्थक अंक है? 2। तो हमारा न्यूनतम सार्थक अंक क्या हो गया? 2। तो 2 सार्थक अंक में उत्तर होना चाहिए, तो 1.4। ये वाला 4 नहीं रहेगा। तो आपको इन दोनों बातों को मैंने समझाया कि जोड़ते और घटाते समय क्या देखेंगे कि दशमलव के बाद सबसे कम सार्थक अंक कितना है, और गुणा या भाग करते समय क्या देखेंगे पूरी संख्या में सबसे कम सार्थक अंक कितना है। इस बात का ध्यान देकर के हम इन क्वेश्चंस को, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ये पूरे के पूरे रूल्स हो गए सार्थक अंकों को ज्ञात करने के। सार्थक अंक ज्ञात करना है, इतने रूल्स आपको याद है, कहीं आपसे गलती नहीं हो सकती है। अब इन पर कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। हम जो सिग्निफिकेंट नंबर हमने पढ़ा है, भी रूल्स पढ़े हैं, उस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे पुट अप कर रखा है कि देखा जाए इन क्वेश्चंस के बारे में क्या हम कुछ कर पा रहे हैं। हमको इन सब में सार्थक अंक बताना है। चलिए आइए देखते हैं इसमें सार्थक अंक क्या होगा। तो अभी आप सोचे हैं, अभी आप पढ़े भी हैं कि जितना भी नॉन जीरो डिजिट होगा तो वो सार्थक अंक होगा। दूसरा पढ़े कि अगर 2 नॉन जीरो डिजिट है उनके बीच में जो जीरो होगा वो सार्थक होगा। अगर दशमलव वाली संख्या नहीं है, दशमलव नहीं लगा हुआ है, तो ये लास्ट वाले जीरो जो होते हैं वो सार्थक अंक में नहीं लिए जाते हैं। तो चलिए आप बताइए आप फटाक से इसमें कितने सार्थक अंक होंगे। तो कितने सार्थक अंक होंगे इसमें? 1 2 3 4 5 6। इसमें बता दीजिए कितने सार्थक अंक। ये कोई माप है? अगर कोई माप है तब ये जीरो क्या हो जाएंगे? सार्थक अंक में इंक्लूड किए जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे बताइए सार्थक अंक कितना होगा? दशमलव के पहले जीरो, दशमलव के बाद भी जीरो, ये दोनों सार्थक अंक में नहीं होंगे, तो केवल सार्थक अंक कितना हो जाएगा? 1। यहाँ बताइए फटाक से, यहाँ दशमलव सहित संख्या है, दशमलव वाला है, तो ये जीरो सार्थक अंक में लिया जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंक कितने हो जाएंगे इसमें? 6। यहाँ बताइए 10 की घात का सार्थक अंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यहाँ भी सार्थक अंक मेरे पास कितने हो गए? 2। इसमें बताइए फटाक से 2, इसमें भी सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, आपको कोई वस्तु का द्रव्यमान दिया है और उसका आयतन दिया हुआ है। इतना द्रव्यमान है और इतना आयतन है, उसके द्वारा घेरा गया आयतन इतना है, उसका द्रव्यमान यह है, तो आपसे घनत्व तो पूछ रहा है। तो आप पढ़े होंगे डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान रख लीजिए 5.74, आयतन रखिए 1.2, डिवाइड करिए 12 × 48, 4.48 हो गया, और 48 8 7 15 घटा लीजिए 57 में से 48, 17 में से 8 जाएगा 9, 94, 12 7 84, 96, कैंसिल नहीं होगा क्या ये? डिवाइड करिए, से डिवाइड कर लीजिए 12 से 574, बाकी बाजी बढ़ते हैं 48, ठीक है। यहाँ 9 हो गया, 12 7 84, तो कितना हो गया 10, डेसिमल लगाएंगे 100, 9 96,
तो कितना आ गया 47। ये तो तब आएगा ना जब यहाँ डेसिमल 2 अंक पे है ना, 1 अंक पे यहाँ से हटाएंगे, 1 अंक यहाँ हटाएंगे तो यहाँ 0। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिए। भाग देने पर जो आपको वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे 4.78 समथिंग। और जब 8 को आप हटाएं, चूंकि भाग देने पर देखिए हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, सबसे कम सार्थक अंक में होना चाहिए। ये ग्राम है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो क्या हो जाएगा 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्यों भाई, क्योंकि हमारा जो न्यूनतम सार्थक अंक है वो कितना है, 2 है, केवल 2 ही सार्थक अंक है। तो हमें भी दो ही सार्थक अंकों में लिखना है। यहाँ दशमलव के बाद नहीं चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि ये भाग और गुणा का केस है। जब गुणा या भाग का केस होगा तो हमें पूरे में देखना होगा कि न्यूनतम सार्थक अंक कितने हैं। अब आइए, एक क्वेश्चन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बना रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंडीशंस के दृष्टिकोण से, आपको इसको अच्छे से याद रखना है, बोर्ड में भी पूछा जाता है। इसमें से इन चारों मेजरमेंट में सबसे परफेक्ट मेजरमेंट कौन है, सबसे शुद्ध माप कौन सा है। तो याद रखिए, किसी भी माप की शुद्धता, किसी माप की शुद्धता सार्थक अंकों की संख्या द्वारा निर्धारित होती है, अब ध्यान दीजिए, इन चारों में सबसे ज्यादा सार्थक अंक कहाँ है, पहले वाले में तो 1 है, दूसरे वाले में 2 है, तीसरे वाले में 3 है, लास्ट वाले में 4 है। तो सबसे ज्यादा शुद्ध माप क्या होगा, यही होगा सर्वाधिक शुद्ध माप। क्यों, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सार्थक अंक है। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, किसी भी माप की शुद्धता सार्थक अंकों की संख्या पर निर्भर करती है। तो ये मैंने अभी पढ़ाया आपको सिग्निफिकेंट नंबर्स, नोट कर लीजिए। अब देखिए, राउंडिंग ऑफ जनरल टॉपिक है, इसको थोड़ा जल्दी समझते हैं। राउंडिंग ऑफ में क्या होता है, जब हम किसी डिजिट का राउंडिंग ऑफ करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। उसको निकटतम मान तक जब लिखते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए पहला नंबर है 7.34 का, अगर हमें राउंडिंग ऑफ करना है तो इसका अगर हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, लास्ट डिजिट यहाँ पे, लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 4 है। तो अगर लास्ट डिजिट 4 है जो कि 5 से कम है, यदि किसी भी संख्या में अगर आप अंतिम अंक 5 से कम है तो उसको हटाने पर उसकी पिछली वाली संख्या में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये अगर 4 है, इसको हटाएंगे तो इसका राउंडिंग ऑफ भी करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 7.3। ठीक है, अगर मैं इसका राउंडिंग ऑफ करूं, इस राउंडिंग ऑफ टू क्या हो जाएगा 7.3। इसी तरह से मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, 19.32 की बात करूं तो इस राउंडिंग ऑफ टू क्या हो जाएगा बताइए, ये 2 जो है वो 5 से कम है तो क्या हो जाएगा 19.3। दूसरा जो रूल है वो ये कहता है, यदि वो संख्या 5 से ज्यादा है, यदि वो संख्या क्या है 5 से ज्यादा है, तो उससे पहली वाली संख्या में हमें एक जोड़ना होगा। जैसे 15.27 की बात करें तो 15.27 का अगर हम राउंडिंग ऑफ करें तो वो क्या हो जाएगा, देखिए यहां 7 है, ये ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5, ये 5 से ज्यादा है तो क्या होगा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 15 पॉइंट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह से 2.39 है तो आप देखिए ये 9 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो इस राउंडिंग ऑफ 2 अगर हम इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये 9 हटेगा तो इसमें क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 2.4। तो एग्जांपल्स के थ्रू आप समझते जाइए, इसको आप चाहे तो आप पॉइंट टू पॉइंट बना के नोट कर सकते हैं। मैं इस लेक्चर को बहुत लंबा नहीं करना चाहता था, मुझे बस वही चीजें बता देनी है जो आपको यूजफुल है पूरी फिजिक्स में, और बहुत जनरल चीजें हैं, क्लास 9th में भी पढ़ी होगी आपने, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा टाइम इस पे इन्वेस्ट नहीं किया है। आप इनको जल्दी जल्दी नोट कर लें, पॉज करके फिर मैं आगे बताता हूँ। अब आइए थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड रूल ये कहता है कि मान लीजिए कोई संख्या है 23.473 इज राउंडिंग ऑफ 2। अगर हमें इस नंबर को राउंडिंग ऑफ में करें तब, तो अभी भी हमको ये ध्यान देना है कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट तक लिखना है। तो 3 हटाएंगे तो इसमें तो कोई ऐड नहीं होगा, लेकिन जब 7 को हटाएंगे तो इस वाले में 1 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 23.5। नेक्स्ट अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए
3.692। अगर ये आ जाए तब क्या हो जाएगा, इज राउंडिंग ऑफ टू 3 ये 6 या 9 हटाएंगे तो यहाँ पे एक बढ़ जाएगा, ये तो 2 हटना ही हटना है, 2 हटेगा तो इसमें कोई इंक्रीजमेंट नहीं होगा, 2 जो है हटेगा तो इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, कुछ नहीं बढ़ेगा, लेकिन जब ये 9 हटेगा तो इसमें 1 बढ़ जाएगा तो 3.7 हो जाएगा। फोर्थ रूल ये कहता है कि अगर किसी भी डिजिट में लास्ट में 5 है, ठीक है, मान लीजिए हम इसको राउंडिंग ऑफ करना चाहते हैं, राउंडिंग ऑफ टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां ज्यादा कंफ्यूजन होता है। 3.45 इज राउंडिंग ऑफ टू। अब यहां देखें कि यहां जो 4 है वो क्या है, यहां जो 4 है वो है इवन नंबर, ठीक है। अगर आपको इवन नंबर मिलता है, अगर आपको इवन नंबर मिलता है एंड द लास्ट डिजिट इज 5, ये तो 5 है, 5 से ज्यादा रहता तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा 1 ऐड कर देना था, लेकिन अगर ये सिर्फ 5 है और ये इवन नंबर है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, 5 हटाएंगे तो आंसर हो जाएगा 3.4। एक और आंसर क्वेश्चन कराता हूँ, 12125 इज राउंडिंग ऑफ टू। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसको हमें राउंडिंग ऑफ करना है, यहाँ पे ये 5 तो है, 5 है, लेकिन इसके बगल में जो है वो क्या है, 2 है, जो कि इवन नंबर है, सम संख्या है। अगर सम संख्या होगा तो इसमें कुछ भी बढ़ेगा नहीं, 121.2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर हम इसी 5वें रूल की बात करें जो इसी के अंतर्गत है कि 6.75 इज राउंडिंग ऑफ टू। अगर हम इनकी बात करें कि 6.75 का हम राउंडिंग ऑफ करना चाहते हैं, जो कि 6.75 में क्या है कि जो हमारा 5 के बाद वाला डिजिट है, ये जो डिजिट है, ये वाला पहले वाला, सॉरी, जो पहले वाला डिजिट है वो क्या है, वो ऑड नंबर है। अगर ये ऑड नंबर है तब इसमें एक इंक्रीज कर देंगे तो हो जाएगा 6.8। जैसे 39.9 और 5 हो तो इज राउंडिंग ऑफ टू व्हाट, जल्दी बताइए। यहां पे ये तो 5 है, लेकिन ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो इसमें एक बढ़ जाएगा और एक यहां बढ़ेगा तो ये ध्यान दीजिए 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40.0। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, 40.0। तो मैं जो बात कर रहा था आपसे राउंडिंग ऑफ का, यहां तक आपको राउंडिंग ऑफ में पढ़ाया। मैंने आज जो कुछ भी आपको पढ़ाया है उसको खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, सिग्निफिकेंट नंबर एंड राउंडिंग ऑफ। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, आगे फिर मैं इसके आगे अगले कॉन्सेप्ट परसेंटेज एरर की बात हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक इसको खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।